नालंदा इकोनॉमिक्स लेक्चर जो वर्तमान में मैं पोस्टेड हूँ और मैं आपको कक्षा 12 की इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊँगा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसके आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आपके दो पार्ट लगते हैं, एक वेस्टिंग और एक समस्या। तो शुरुआत हम वेस्टिंग के पहली इकाई से करते हैं जिसमें अर्थशास्त्र का परिचय दिया हुआ है। किसका परिचय दिया हुआ है? अर्थशास्त्र परिचय। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र कहाँ से मतलब आया, कैसे आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई अर्थशास्त्र की, इसके जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, जिसने प्रतिपादित किया, कौन कौन सी बातें अर्थशास्त्र के माध्यम से पढ़ने को मिलती हैं। ये सारी बातें आज हम अर्थशास्त्र के परिचय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्राचीन काल की। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी। लेकिन उस पुस्तक का इससे कोई आज वर्तमान के अर्थशास्त्र उससे कोई लेना नहीं था, क्योंकि अर्थशास्त्र उसने जो लिखी वो केवल राजनीति से संबंधित थी। जिसमें राजा की क्या कर्तव्य होनी चाहिए, क्या सैनिकों का क्या कर्तव्य होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें थी। तो वर्तमान के अर्थशास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं था। उसके बाद यदि हम बात करें तो बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य आ गया। उन्होंने मिलकर जो है अर्थशास्त्र के लिए कुछ वार्ता नामक शब्द दिया, जिसमें से 4 बातें उसने शामिल की कि कृषि, एक कृषि, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा पशुपालन और चौथा वाणिज्य। ये 4 चीजें उसने शामिल की। कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और वाणिज्य की जो 8 क्रियाएं की जाती हैं उसे उसने नाम दिया वार्ता नाम दिया। तो इस प्रकार से ये अर्थशास्त्र संबंधित था। तो उस समय कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और वाणिज्य की 8 क्रियाओं का जो है संचालन किया जाता था। 8 क्रियाओं का वार्ता के माध्यम से उसने ये शब्द दिया। उसके बाद हम आगे चलें तो कुछ से भारतीय आर्थिक विचारक रहे जिन्होंने भी अपने अपने विचार किए हैं। उसमें से कई बार तो विचारकों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। किसी 2 भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम बताइए। कई हैं, उसमें से हम 2-3 के नाम बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती था, गोपाल कृष्ण थे, एम राय था, दादाभाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। दादाभाई नौरोजी की जहाँ तक बात आती है उसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में उसी ने गणना की थी। राष्ट्रीय आय के बारे में उसने बताया था। इसलिए 2 भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम यदि हम याद रखना चाहिए तो दादाभाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त को याद रख सकते हैं। उसके बाद गांधी जी का भी समझ रहा और जेके मेहता का भी अर्थशास्त्र से समझ रहा। उन्होंने भी अपने अपने आर्थिक विचार दिए। लेकिन यहाँ तक कि अर्थशास्त्र, अब हम उसके वो जरूर जानेंगे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र आया। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 1776 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री मान लो, उसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, अंग्रेजी में बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हम शॉर्टकट में चाहे तो वेल्थ ऑफ नेशन के आधार पर इसको हम जान सकते हैं। उसने सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी 1776 ईस्वी में और उसे ही अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र के वो प्रतिपादक रहे हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं और वहां से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती
उसमें कोई दो भाग में गृहस्थी समस्या का कोई अलग भाग नहीं थी, तो उसमें अर्थशास्त्र का जन्म होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे हम चलते हैं तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में और उसकी कई प्रकार की परिभाषाएं जो अर्थशास्त्र के अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसमें से हम याद करेंगे। सभी अर्थशास्त्र ने अपनी अपनी अलग अलग अर्थशास्त्र की कोई परिभाषा दी है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी, जिसमें से हम कुछ अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी वो तीन चार प्रकार की परिभाषाएं दी हुई है, उसको मैं बताऊंगा आपको। पहली हुई एडम स्मिथ ने परिभाषा दी और उसने बताया कि अर्थशास्त्र धर्म का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में केवल और केवल धर्म के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, तो उसने धर्म से अधिक जोड़ दिया। उसके बाद धर्म प्रधान परिभाषा होगी। उसके बाद कल्याण प्रधान परिभाषा दी अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण प्रधान परिभाषा दी और उसने ये बताया कि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक कल्याण से है। अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक कल्याण से बताया। उसके बाद तीसरी जो परिभाषा थी वो सीमितता प्रधान परिभाषा रोबिन्स ने दी। रोबिन्स ने सीमितता प्रधान परिभाषा दी। उसने ये बताया कि जो संसाधन है वो तो सीमित मात्रा में है और आवश्यकताएं हैं वो असीमित मात्रा में है, यानी द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट एंड्स आर अनलिमिटेड, यानी आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं और साधन हमारे पास है। तो सबसे उपयुक्त जो परिभाषा है वो रोबिन्स की मानी जाती है। उसने बताया कि संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है, दुर्लभ है और व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, यानी एक आवश्यकता पूर्ण होने पर दूसरी आवश्यकता तुरंत जो है उत्पन्न हो जाती है और हमारे पास संसाधन सीमित है, तो उनके बीच यानी सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। चयन की समस्या है। सीमित संसाधनों के द्वारा हम तीव्रता को लेकर चलते हैं, तीव्र आवश्यकता वाली को पहले पूरा करेंगे और उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। उस प्रयोग को करके हम इस प्रकार से अर्थशास्त्र की जो आर्थिक समस्या है, चयन की समस्या है, उसको सुलझाने का हल करने की कोशिश करते हैं। वो सीमित संसाधनों के द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए दुर्लभ संसाधन है क्योंकि सीमित मात्रा में है और उसके द्वारा ही उनका वैकल्पिक प्रयोग करके ही हम कुछ अपने व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो उसमें से पहली आवश्यकता जैसे उनकी अपनी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है, उनको सबसे पहले पूर्ति करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं होता क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत बातें ये है, उसमें मूलभूत अर्थशास्त्र का अर्थ ये निकल जाता है कि दुर्लभ जो सीमित संसाधन है उनके द्वारा किस प्रकार से हम व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से चयन की समस्या है और चुनाव की समस्या है। संसाधनों का चुनाव करना पड़ेगा, उनका चयन करना पड़ेगा क्योंकि दुर्लभ मात्रा में है और फिर उसको यानी इस प्रकार से उस संसाधनों को लगाया जाएगा कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूरा कर लिया जाए। तो ये अर्थशास्त्र के सामने समस्या आती है। तो ये सबसे अच्छी परिभाषा रोबिन्स ने दी थी, उसने ये इसके बारे में बताया। उसके बाद चौथी परिभाषा है विकास प्रधान परिभाषा जो पोल ए चैम्बर्स ने दी और आर्थिक विकास के बारे में उसने बताया, जिनका आगे जाकर हम समझने में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद पांचवी जो परिभाषा है वो आवश्यकता विहीनता प्रधान परिभाषा है जो जेके मेहता के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि आवश्यकता विहीनता को जो है ना हमें संसाधनों की मदद से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये पांच प्रकार की परिभाषा अर्थशास्त्री के द्वारा अपने अपने स्तर से दी गई। तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र अनेक मत है, किसी एक ही परिभाषा को लेके नहीं चल सकते, अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं के द्वारा हम अर्थशास्त्र के द्वारा समझते हैं। तो अर्थशास्त्र का मुख्य बात ये इस बात पे ये निकल के आता है कि अर्थशास्त्र क्या चीज है।
किस चीज को अर्थशास्त्र कहेंगे। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है सीमित मात्रा में, उसका वैकल्पिक प्रयोग करके और उन्हें आवश्यकताओं की पूरी किया जाए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और फिर जो है अपने उच्चतम तकनीक लगा के और ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश अर्थशास्त्र के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से अब आगे हम परिभाषा के बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो इसमें उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक अर्थशास्त्री जैसे रेगुलर ट्री, एक अर्थशास्त्री जिसका नाम था रेगुलर ट्री, अब इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अर्थशास्त्र का नाम रेगुलर ट्री, रेगुलर ट्री ये अर्थशास्त्री है जिसने व्यष्टि और समष्टि नामक अर्थशास्त्र के बारे में बताया। सबसे पहले प्रतिपादित व्यष्टि और समष्टि शब्द इसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया और उसने इसका शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से बताया। सन 1933 में इसने बताया कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जिसको यूनानी भाषा भी कहते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और अर्थशास्त्र यानी दो, एक माइक्रो और मैक्रो, दो प्रकार के शास्त्र के बारे में बताया। माइक्रो जो शब्द है वो आया माइक्रो से, और ये मैक्रो जो शब्द आया वो मैक्रोस से। इस प्रकार से माइक्रोस यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो और मैक्रो जो अंग्रेजी भाषा के शब्द थे, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई और ग्रीक भाषा के माइक्रोस को हम माइक्रोस का मतलब है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है व्यापक। इस प्रकार से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। और माइक्रो का सूक्ष्म यानी सूक्ष्म वस्तुओं की बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है, और मैक्रो में व्यापक का मतलब होता है बड़ा जो है बड़ी बड़ी बातें, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी कर ली, राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी कर ली। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इनकी प्रकृति निर्धारित की है। अब हम जानेंगे कि व्यक्ति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं और समष्टि के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो बात करें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की और समष्टि दो की बात करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में किन किन चीजों को शामिल करेंगे, कौन कौन सी बातों को शामिल करेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी बातों को शामिल करेंगे, इसको देखेंगे। तो व्यष्टि में हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म चीजों का अध्ययन ही करते हैं। एक व्यक्तिगत इकाई, एक उत्पादक और एक फर्म का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में यदि बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र का कैसे उदय हुआ, कैसे समष्टि अर्थशास्त्र है, उससे पहले हम ये बात करेंगे 1929 से लेकर 1933 तक विश्व में एक आर्थिक मंदी छा गई थी। वस्तु की कीमतें घट गई थी, उत्पादन के ढेर लग गए थे, लोगों की आय नहीं थी तो लोग नहीं खरीद पाए और आर्थिक मंदी पूरे विश्व में छा गई थी। तो वहां पर उसने जो है कीन्स ने सबसे पहले जो है ये पुस्तक के माध्यम से और इस मंदी से बाहर निकलने का प्रयत्न किया और तभी से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन शुरू हो गया। उस पुस्तक को बहुत ही इम्पोर्टेंट में मान के चलते हैं, क्योंकि वहां से समष्टि अर्थशास्त्र की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र की प्रकृति में क्षेत्र दिया था यानी व्यष्टि और समष्टि, वो था जॉन लेविस किंग्स। कौन था? जॉन लेविस किंग्स। और ये था जो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जिसने बताया और आर्थिक मंदी के बारे में
जो है ना आर्थिक मंदी से विश्व को बाहर निकालने की कोशिश की, वो था जॉन मेनार्ड कीन्स। अलग अलग दोनों जॉन मेनार्ड कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताया, और यहाँ जॉन मेनार्ड कीन्स जब बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसने 1936 में एक पुस्तक लिखी जो बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है उसकी। 1936 में वो पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये उनकी पुस्तक रही। और इस 1936 में इसने इस पुस्तक को लिखा और उसने किस प्रकार से इस आर्थिक मंदी को दूर किया जाए, रोजगार यानी बेरोजगारी फैल गई थी, गरीबी फैल गई थी, आर्थिक मंदी का पास रोजगार थे, तो कीन्स ने जो है ना ये पुस्तक के माध्यम से इसने बताया कि किस प्रकार से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से समस्या अर्थशास्त्र का जो है ना जन्म आगे रहता है कहने का मतलब। और उसमें समस्या अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि जैसे वैश्विक अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक कीमत की मांग है, इकाई किसी वस्तु की कीमत यदि निर्धारित करना हो तो हम वैश्विक अर्थशास्त्र में उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित कर देते हैं किसी वस्तु की। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करके समग्र यानी बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, यानी कई सारे व्यक्तियों की आय मिला दी जाती है। कहने का मतलब सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और राष्ट्रीय आय व रोजगार का अध्ययन समष्टि में करेंगे, कुल बचत का, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, ये सारी बातों का हम यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन यदि हमें करना होगा तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। एक विशेष बात यह है कि वैश्विक अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय और रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस महत्वपूर्ण है कि वैश्विक अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार के सिद्धांत के रूप में उसको जानते हैं। तो हम वैश्विक और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर समझेंगे, तुलना करेंगे हम कि वैश्विक और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। यही परीक्षा में जाकर पूछा जाता है, इसमें 3 या 4 अंक पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वैश्विक अर्थशास्त्र का बात करें तो वैश्विक अर्थशास्त्र में एक इकाई, एक उत्पादक और एक फर्म का अध्ययन वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक कीमत को मानते यानी वैश्विक अर्थशास्त्र में एक कीमत को लेकर, आर्थिक कीमत को लेकर हम जो इसका अध्ययन करते हैं। केवल एक कीमत कहने का मतलब है कि वैश्विक अर्थशास्त्र में कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी उसका मांग और पूर्ति का सिद्धांत वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करनी हो तो वैश्विक अर्थशास्त्र का सहारा लेके हम जो है ना उसकी कीमत निर्धारित कर सकते हैं। एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे किस प्रकार से मांग और पूर्ति के मेल के आधार पे जो है कीमत निर्धारित की जा सकती है। तो उसमें देखिए मांग और पूर्ति, ये मांग और पूर्ति है, ये उत्पादन की मात्रा है Q और ये P कीमत है और E इक्वल यहाँ इक्विलिब्रियम यहाँ संतुलन हुआ है। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत जो है वो इतनी OP कीमत निर्धारित होगी और OQ उसका उत्पादन की मात्रा निर्धारित होगी। तो कीमत से तत्व मान के जो है हमें एक वैश्विक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, एक कीमत को लेंगे। लेकिन यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो कीमत के अलावा अन्य तत्व भी उसमें शामिल किए जाते हैं, अन्य आर्थिक तत्व भी शामिल किए जाते हैं जिसमें कीमत होती है। उसके अलावा उपभोक्ता की आय और उसकी उपभोक्ता की रुचि और अन्य वस्तुओं की, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए वैश्विक अर्थशास्त्र को आंशिक संतुलन कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें वैश्विक अर्थशास्त्र में एक इकाई को लेकर एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म, इसको मान के अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के समूह को या पूरी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें मूलभूत अंतर है
व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, समष्टि को रोजगार आय का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बचत करना लाभकारी है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में बचत अलाभकारी है, क्योंकि यदि सारे बचत करने लग जाएंगे तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इसका मतलब है कि व्यष्टि में एक व्यक्ति बचत कर सकता है तो उसको लाभकारी माना गया है, और यदि सारे बचत करें तो वो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अलाभकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में हम जो है दोनों का अंतर इस प्रकार से करते हैं। और व्यक्तिगत इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का देखा जाता है, उसमें समूह की इकाइयों का यानी समग्र देश की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये मूलभूत अंतर देश की समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। व्यष्टि और समष्टि के अंतर के बाद, तुलना के बाद, अब हम कुछ ये इन शब्दों के बारे में जानेंगे जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत खेती, इसमें कहा गया है कि जब आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें आर्थिक चर, एक आर्थिक चर को स्थिर मान के जब विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत खेती यानी माइक्रोस्टेटिक्स, जिसमें केवल और केवल एक आर्थिक चर कीमत को स्थिर मान के किया जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत तुलना करने में क्या होता है, माइक्रो कंपैरेटिव में ये होता है कि दो आर्थिक चरों, जैसे एक तो कीमत हो गया और एक उपभोक्ता की आय, यानी कीमत और आय दोनों को स्थिर मान के, यानी कोई दो आर्थिकों को स्थिर मान के जब किसी चीज का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत तुलनात्मक। और व्यक्तिगत प्रोबेबिलिटी यानी माइक्रो डायनेमिक क्या होता है, इसमें दोनों चरों को, दो चर हो गए जैसे एक कीमत हो गया एक आय, दोनों चरों को गतिशील मानकर जब अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत प्रोबेबिलिटी कहते हैं, डायनेमिक माइक्रो डायनेमिक कहते हैं। देखिए ये शब्द भी, ये व्यक्तिगत और व्यक्तिगत प्रोबेबिलिटी, ये शब्द भी 1928 में रेगनर फिश ने ही दिए थे, दोनों शब्द रेगनर फिश ने ये शब्द भी व्यक्तिगत खेती और व्यक्तिगत प्रोबेबिलिटी दोनों शब्द इसके द्वारा रेगनर फिश के द्वारा ही दिए गए थे। इस प्रकार से हमने इन तीन शब्दों के बारे में जाना कि क्या समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक उत्पादन संभावना वक्र जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि स्वयं की समस्याएं संसाधन क्या सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, तो सीमित संसाधनों के द्वारा किस प्रकार से हम वस्तु का उत्पादन करें उसको लेके, और उस दुर्लभ संसाधनों के द्वारा किस प्रकार से श्रेष्ठतम तकनीकी अपनाकर उत्पादन किया जाए और कितनी संभावना उत्पादन की बनती है, ये सारा अध्ययन जो है उत्पादन संभावना वक्र में करेंगे, जिसमें अवसर लागत के बारे में हम बताएंगे जो उसी से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आज इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।